गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम। आज हम विज्ञान में पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ेंगे। फसल तो आप सभी जानते हैं कि फसलों के द्वारा ही हम तक भोजन पहुंचता है। अब यहाँ पर एक कहानी छोटी सी दी है कि ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। दो बच्चे हैं, एक का नाम है पहेली और दूसरे का नाम है बूझो। ये कहाँ गए? चाचा के घर। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन किया जाता है। अब आप सभी जानते हैं खुरपी, दराती और बेलचा, हल, इसका उपयोग फसल उत्पादन में किया जाता है। इसका उचित प्रबंधन और वितरण की आवश्यकता होती है, तब जाकर विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान होता है। अब आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम सभी जानते हैं कि सभी जीव बिना भोजन के नहीं रह सकते। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में कि पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या हो सकता है? तो सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा अलग अलग पद्धति द्वारा भी भोजन पकाया जाता है, जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। जंतु भी, कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी, कुछ अन्य प्राणियों को मारकर खाते हैं कुछ जंतु, और कुछ जंतु कैसे होते हैं जो पेड़ पौधे, पत्तियां, घास आदि खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य धूमंतु थे। धूमंतु मतलब एक जगह स्थिर रहकर स्थापित नहीं होते थे, मतलब एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि अलग अलग जगहों पर जहाँ उनको भोजन प्राप्त होता था, ऐसी जगहों पर या जहाँ पानी या अच्छी उनको रहने की व्यवस्था होती थी, वहाँ जाकर वो अपना जीवन यापन करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वो कभी भी अकेले नहीं होकर, बल्कि किस में जाते थे? झुंड में, समूह में। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर जब उगाए जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए गेहूँ की फसल। अब गेहूँ की फसल का अर्थ क्या हुआ कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं। इसलिए इसको हम क्या नाम दिया? हमने गेहूं की फसल का नाम दिया। यहाँ से मतलब इस फसल से हमें क्या प्राप्त होंगे? गेहूं प्राप्त होंगे। फसलें विभिन्न प्रकार की होती है। अन्न, सब्जियां, फल जिस मौसम में यह उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल। खरीफ की फसल वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु जैसे जून से सितंबर तक होती है। तो इस मौसम में क्या उगाया जाता है? खरीफ की फसल। और वो फसलें कौन कौन सी है? धान, मक्का, गेहूँ, मूंगफली, कपास आदि। दूसरी फसल आती है रबी की फसल।
शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक जो शीत ऋतु होती है उसमें रबी की फसलें उगाई जाती हैं और इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। इसके अलावा दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है, समझना है।